एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो 12 अनुसूची है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, DSSB, यूपीएसएससी, सीटेट, एचटेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से जरूर जीके के अंदर एक सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानेंगे भारत के 12 अनुसूची के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिस्ट ऑफ ऑल शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के शेड्यूल के अंदर, संविधान के अंदर कितने शेड्यूल हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो कि मूल रूप से 8 थी, यानी कि पहले जो शेड्यूल थी वो टोटल 8 थी, 8 अनुसूची थी संविधान के अंदर। अब जो है ये 12 हो गई हैं। कौन कौन सी है इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करेंगे पहली अनुसूची की, फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, यानी कि पहले शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करी गई है, राज्य की बात करी गई है और केंद्र अनुशासित प्रदेशों की यहाँ पे बात की गई है। तो वही बता दूं कि भारत की पहली अनुसूची में अभी कितने स्टेट हैं? तो 28 स्टेट हैं और 8 जो है वो आपको केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है। बात करेंगे दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में सैलरी की बात करी गई है। सैलरी किस किस की? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, उच्च न्यायालय की जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो CAG हैं, हमारे कैग हैं, राज्यपाल, गवर्नर हैं, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इन सभी के सैलरी का जो डिस्कशन है वो कहां पे किया गया है? दूसरी अनुसूची के अंदर। बात करेंगे तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में ओथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई है। अब किस किस को शपथ दिलाएंगे? तो संविधान की तीसरी अनुसूची में अलग अलग पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री हो गए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इनके द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है वो आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। बात करेंगे चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक स्टेट से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं इसके बारे में जो चर्चा है वो चौथी अनुसूची में की गई है, यानी कि जो फोर्थ शेड्यूल है, एलोकेशन सीट्स फॉर ईच स्टेट इन इंडिया और इन राज्यसभा, यानी कि भारत की जो राज्यसभा है, उच्च सदन है, इसके अंदर कितनी सीटें रखी गई हैं अलग अलग स्टेट के, इसकी जो चर्चा है वो आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपी में आपको सबसे ज्यादा सीटें जो है वो देखने को मिलती हैं राज्यसभा की, और टोटल 31 सीटें आपको राज्यसभा से यूपी के अंदर दी गई हैं। बात करेंगे पांचवी अनुसूची की, तो इसमें बात करी गई है अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातियां और नियंत्रण के बारे में। सीधा सा आपको ऐसे याद रखना है कि जो पांचवी अनुसूची में है इसमें जो ST लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, इनके बारे में प्रशासन, इनका नियंत्रण, इसके बारे में बात करी गई है। देखेंगे छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची में कुछ स्टेट को मेंशन कर दिया है। सबसे पहले आते हैं असम, असम के बाद आता है मेघालय, मेघालय के बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम, और हाल ही में लद्दाख को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जो जनजातीय क्षेत्र है इसकी चर्चा छठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में किया गया है। जानेंगे 7th शेड्यूल के बारे में। इसमें हमारे संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन किया गया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। टोटल हमारे पास 3 लिस्ट है। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची की, दूसरा है हमारे पास स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची की, और तीसरा है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार की लिस्ट है हमारे पास जिसकी चर्चा करी गई है 7वीं अनुसूची में। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट, सेकंड है हमारे पास स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं
इसका जो कानून है वो कौन बनाता है? तो इसका जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार बनाती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी संबंधित कानून हैं, जितने भी मैटर्स हैं, इससे संबंधित कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी भी सूची शामिल है, इससे संबंधित कानून जो है वो दोनों ही मिलके बनाते हैं, यानी कि सेंट्रल प्लस स्टेट इक्वल्स टू कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों के अंदर जो इकट्ठे पावर्स हैं उसका जो समवर्ती है वो कहाँ लिखा गया है? समवर्ती सूची के अंदर। बात करेंगे 7th शेड्यूल की, तो 7th शेड्यूल में क्या है? गिव अलोकेशंस ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि पावर जो है वो बांटा गया है अलग अलग क्षेत्रों में। टोटल 3 लिस्ट है हमारे पास, एक है यूनियन, दूसरा है अपना स्टेट और तीसरा है कॉन्करेंट, जिसको हम लोग समवर्ती सूची अभी हमने चर्चा किया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट की। इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार या संसद जो भी यूनियन लिस्ट में जितने भी कानून हैं, जो भी मैटर है, उससे संबंधित कानून कौन बनाता है? तो आपका यूनियन लिस्ट बनाता है। संविधान जब लागू हुआ था तो उस टाइम इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स थे, यानी कि 97 मामले थे, 97 मैटर्स थे। आज के टाइम पे आपको 100 मैटर्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची में देखने को मिलते हैं। और इसमें वो मुद्दे शामिल किए गए हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ रहा है, जैसे कि विदेश नीति हो गया, रक्षा हो गया, डिफेंस हो गया, युद्ध हो गया, रेलवेज हो गए, डाक हो गया, आपकी करेंसी मुद्रा हो गई, बैंकिंग, बीमा, इन सभी से संबंधित जो कानून है वो सरकार बनाता है, केंद्रीय सरकार बनाता है। और किसके अंदर? तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। बात करेंगे स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची की, तो राज्य सूची में जितने विषय हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की होती है, या आप कह सकते हैं विधानमंडल की यहाँ पे होती है। अब जब इमरजेंसी आ जाए, मान लो आपातकाल लग गया, तो इस टाइम जो कानून बनाएगा वो भी संसद ही बनाएगा। भले ही मैटर स्टेट लिस्ट का हो, लेकिन कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगा। लेकिन ये जो कानून है वो इमरजेंसी खत्म होते के 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद ये जो कानून है वो खत्म कर दिया जाता है। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें कुल 66 मैटर थे, लेकिन आज के टाइम पे आपको स्टेट लिस्ट में 5 कम यानी कि 61 मैटर को ही रखा गया है। और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की, जेल, स्थानीय शासन, कृषि हो गए। ये सभी मैटर्स जो हैं ये राष्ट्रीय हित के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपके राज्य सरकार के पास है। बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची की, तो इस पे जो कानून बनाता है वो आपका स्टेट और केंद्र दोनों ही मिलकर कानून बनाता है। इसी को हम कहते हैं समवर्ती सूची, यानी कि विधानमंडल भी कानून बना सकती है और संसद। ये जो विधानमंडल है ये स्टेट लेवल पे है, जबकि जो संसद है वो कंट्री के लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। लेकिन अगर दोनों में मान लो कुछ विपरीत हो गया तो इस कंडीशन में जो संसद है यानी कि जो पार्लियामेंट है, इसी का कानून ही जो है वो क्या होगा? मान्य होगा। बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की, तो ये जो चीजें हैं ये कहां से ली गई हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम समवर्ती सूची में सिर्फ और सिर्फ 47 मैटर्स थे। आज के टाइम पे इस 47 में 5 ऐड हो गए हैं। आज के टाइम पे आपको टोटल 52 विषय आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी विवाह यानी कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स, एजुकेशन हो गया, बिजली बिल, वन, ये सभी जो कानून होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर आपको देखने को मिलता है। बात करेंगे 8वीं अनुसूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपके 8th शेड्यूल में लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं की यहाँ पे सूची दी गई है जो कि हमारे संविधान द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले बात करेंगे 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यानी कि पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद क्या हुआ? सिंधी ऐड हो गया, जो कि हमारा कौन सा भाषा है? 15th नंबर का भाषा है, जो कि 1967 के अंदर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। उसके बाद 1992 में 71st संविधान संशोधन हुआ,
जिसमें 3 और भाषाएं जुड़ी जो कि है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। आप इसको नमक के निमोनिक से याद कर सकते हो, N फॉर नेपाली, M फॉर मणिपुरी और K फॉर कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं फिर से जोड़ी गई, यानी कि 14 प्लस में सिंधी 15 प्लस में 3 18। 18 कौन कौन सी हैं? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और उसके बाद आपको 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, जिसमें 4 नई भाषाओं को ऐड की जाती हैं। ये 4 नई भाषाएं हैं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 4 नई भाषाएं हैं जो कि 2003 में 92nd संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और आज के टाइम पे आपको टोटल 22 जो भाषाएं हैं ऐसी हैं जिनको संविधान से मान्यता प्राप्त है। जानेंगे नेक्स्ट 9th शेड्यूल के बारे में। तो जो 9th शेड्यूल है, जिसको हम लोग कहते हैं एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951, यानी कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कंटेन एक्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, यानी कि इसमें जमीन से जुड़ी बातें की गई हैं। संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1951 में जोड़ा गया था। और इसमें जो है, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें लैंड रिफॉर्म है, जो भूमि संबंधित कानून है वो इसमें बनाए गए हैं। संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, एक और चीज से इंपॉर्टेंट है कि ये न्यायिक समीक्षा से परे है, यानी कि इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस अनुसूची में रखे गए किसी भी मैटर को कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सा शेड्यूल है जिसको सर्वोच्च न्यायालय जो है वो खारिज नहीं कर सकती। तो ये हमारी 9वीं अनुसूची है। और ये कब ऐड हुई थी? तो ये पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया था, जिसमें भूमि संबंधित कानूनों को डाला गया है। बात करेंगे 10वीं अनुसूची की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल के कानून को रोकने का जो अधिकार है वो कहां पे है? 10वीं अनुसूची में। और ये 52nd संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको हमने ऐड किया था, यानी कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, जिसमें दल बदल, यानी कि आप एक पार्टी के हो फॉर एग्जाम्पल और आपको दूसरी पार्टी में जाना है, तो इस तरीके के जो प्रावधान है वो कैंसिल कर दिया गया। एक बार आप किसी एक पार्टी से चुनाव जीतने के बाद आप किसी और पार्टी में शिफ्ट नहीं कर सकते। ये कहता है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में ऐड किया गया था हमारे भारत के संविधान में। बात करेंगे 11th शेड्यूल, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो स्थानीय शासन है इसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ। तो 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज से संबंधित जितने कानून हैं वो आपको 11th शेड्यूल में देखने को मिलते हैं। बाय 73rd अमेंडमेंट इन 1992 इट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज यानी कि जो स्थानीय सरकार है इससे संबंधित जो कानून है वो कब ऐड की गई? 1992 में 73rd संविधान संशोधन। और ये कब होता है? तो ये 11वीं अनुसूची के अंदर डाला गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में यानी कि करंट में आपको 11th शेड्यूल में पंचायती राज से संबंधित टोटल 29 विषय शामिल किए गए हैं, यानी कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 29 मैटर इसमें डाले गए हैं। अंत में हम बात करेंगे 12वें शेड्यूल यानी कि 12वीं अनुसूची की। तो 1992 में 74th संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था और ये नगर निगम के प्रावधान शामिल हैं। ये जो है ये शहर के लिए है, नगर पालिका का कॉन्सेप्ट है इसमें, जबकि जो 11वां है वो क्या है? पंचायत यानी कि गांव के लिए है। तो जो 12th शेड्यूल है ये 74th संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसमें हमने MCD की बात करी गई है यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कही गई है। इसके अंदर 74th में संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दी गई थी। संविधान में 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिकाओं का उल्लेख है और 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास कितने मैटर हैं? 18 विषय पे कानून बनाने का इनके पास अधिकार है। तो चलिए एक एक करके रिकॉल करते हैं सभी को। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी
सबसे पहले बात करेंगे हम 12वीं अनुसूची की। तो इसमें क्या है, नगर निगम है, यानी कि नगर शहर के अंदर जो स्थानीय शासन है उसके बारे में बात की गई है और इसमें कुल 18 विषय हैं। बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। तो इसमें पंचायती राज है, गांव में जो स्थानीय शासन है, और इसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। तो इसमें दल बदल का कानून है। बात करेंगे 9th की। तो इसमें क्या है, भूमि सुधार संबंधित जो कानून है वो इसी के अंदर डाला गया है। बात करेंगे हम 8 अनुसूची की। तो जो 8वां अनुसूची है इसमें भाषा संबंधित कुल 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान से मान्यता मिली है। बात करेंगे हम 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, हमारे संघ और राज्यों के बीच जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि एलोकेशंस ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 3 लिस्टों की चर्चा की गई है। 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट और एक यूटी को डिफाइन किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और लद्दाख के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, एसटी वाले एरियाज हैं, इनका प्रशासन है, इनके प्रावधान है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, उनका प्रशासन, उनका कंट्रोल, उसके बारे में बात किया गया है। देखो 5वीं और 6ठी में यही डिफरेंस है। 5वीं में नॉर्मली बात किया गया और 6ठी में अगर हम आ जाते हैं तो उसमें हमने 4 स्टेट को डिफाइन कर दिया है और लद्दाख में भी उसमें ऐड कर दिया गया है। बात करेंगे 4थी अनुसूची की। तो इसमें क्या है, राज्यसभा की सीटें कौन से स्टेट में कितनी दी गई हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची में ओथ है, यानी कि शपथ है। बात करेंगे 2nd अनुसूची। तो इसमें सैलरी यानी कि वेतन के बारे में बात किया गया है। और बात करेंगे पहले अनुसूची की। तो इसमें क्या है, हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ हम ये भी चर्चा कर लिया हमने कि वर्तमान में आपके पास केवल जो है वो 12 अनुसूची थी, जबकि पहले के टाइम पे आपके पास 8 अनुसूची थी। और ये था आज का पूरा क्लास। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके से आगे क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।